प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के लिए संस्कृत में हमने पीछे पढ़ा संधि, जो अपना पूरा हो चुका था, जो प्रकरण था हमारा टॉपिक था वो पूरा हो चुका था। आगे आज अपन नया टॉपिक ले रहे हैं और वो अपना नया टॉपिक है समास। समास से बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। या तो विग्रह करना होता है, विग्रह कर समास का नाम बताइए या समस्त पद बनाकर समास का नाम बताइए, इस प्रकार से अपना क्वेश्चन रहता है। तो आज अपन पढ़ेंगे समास, नया टॉपिक है, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, पूरा अच्छे से समझते हुए आगे अपन बढ़ेंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं समास। तो समास की सर्वप्रथम समास की परिभाषा देखिए। परिभाषा के लिए संस्कृत में एक सूत्र आता है। समास की परिभाषा के लिए सम सनम समास है, एक सूत्र है समास की परिभाषा के लिए। सम सनम समास है अर्थात इसी का अर्थात अपन लिख सकते हैं इसमें हिंदी में, संक्षेप को ही समास कहते हैं। संक्षेप यानी किसी बड़े कथन को छोटा बना देना, किसी बड़े कथन को छोटा बना देना, संक्षिप्त करना ही समास कहलाता है। संक्षेप को ही समास कहते हैं। या अपन इसमें लिख सकते हैं, या किसी बड़े कथन को, किसी बड़े कथन को छोटे रूप में प्रस्तुत करना ही समास कहलाता है। बड़े कथन को छोटे रूप में प्रस्तुत करना ही समास कहलाता है। और अपन साधारण परिभाषा इसकी दें तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इस प्रकार से ये अपने समास की परिभाषा। आगे इसी के प्रकार, समास के प्रकार। संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में समास मुख्यतः 5 प्रकार के माने जाते हैं। 5 प्रकार के माने जाते हैं। जिनमें एक है केवल समास, दूसरा है अव्ययभाव समास, और तीसरा है तत्पुरुष समास। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। चौथा है अपना द्वंद्व समास, और 5वां है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, यह समास के 5 प्रकार। इनमें देखिए तत्पुरुष समास का एक उपभेद होता है कर्मधारय समास, और कर्मधारय का उपभेद होता है कि द्विगु समास। देखिए ये मुख्य वेदों में नहीं आते, इनका ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से तो 5 प्रकार के होते हैं।
इनके अलावा तत्पुरुष समास का उपभेद होता है क्रमधारय समास, और क्रमधारय समास का उपभेद होता है द्विगु समास। इनका आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए अपने कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में इनमें से अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास का उपभेद क्रमधारय समास अपने पाठ्यक्रम में है, और एक द्वंद्व समास अपने पाठ्यक्रम में। बाकी है जो केवल समास है, ये बहुव्रीहि समास है या तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, ये अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। तो अपन अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अव्ययभाव समास, क्रमधारय समास और द्वंद्व समास, इनको अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये हो गए इसकी परिभाषा और प्रकार। अब इन प्रकारों में से अपन आगे विस्तार से सर्वप्रथम पढ़ेंगे अव्ययभाव समास। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मिटा देता हूँ। अब समास के प्रकारों में से हमने लिया अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या है, इसके उदाहरणों की कैसे पहचान होती है, कैसे इनके समास विग्रह होते हैं, कैसे विग्रह से युक्त अपन समास से युक्त पद बनाते हैं, इन सभी बातों को लेकर के आगे विस्तार से अपन पढ़ेंगे। सर्वप्रथम देखिए इसके एक पहचान के लिए एक सूत्र प्रयुक्त होता है संस्कृत में। सूत्र है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्यय भाव है। ये एक तरह से इसकी परिभाषा है समास की। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्यय भाव है। इसी को अपन विस्तार से अपन पढ़ें देखें। इसमें बताया है अव्ययभाव समास में या इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है। दूसरी बात, इस समास में पूर्व पद कोई अव्यय या उपसर्ग होता है। समस्त पद भी समस्त पद यानी कि सामासिक जो पद होता है अव्यय माना जाता है। तीसरी बात, इस समास में बने शब्द, इस समास में बने शब्द सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। यह अव्ययभाव समास के उदाहरणों के पहचान के नियम। पूर्व पद प्रधान होता है, दो पद होते, उत्तर पद और पूर्व पद, इनमें जो मूल होता है पूर्व पद प्रधान होता है। इस समास में पूर्व पद कोई अव्यय या उपसर्ग होता है, और समस्त पद जो होता है वो भी अव्यय माना जाता है।
इस समास में बने शब्द सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। इन सब का ध्यान रखेंगे। इनके आगे देखिए चौथी बात अपन लिख सकते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है। 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है। अव्ययभाव समास 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है। अब देखिए 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है। इन 16 अर्थों के अलावा और भी कई स्थितियाँ अव्ययभाव समास की बनती हैं, लेकिन अपने कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में इन 16 अर्थों में जो उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं उनमें से निश्चित कर दिया, सिर्फ 6 उपसर्ग दिए हैं। सिर्फ 6 अर्थों में, इन 16 अर्थों में से सिर्फ 6 अर्थों में ही अपने पाठ्यक्रम में है। बाकी जो अव्ययभाव समास है वो अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। अर्थात हमें इस अव्ययभाव समास को पूरा न पढ़कर सिर्फ जो हमने हमारे पाठ्यक्रम में निश्चित किया है, 6 उपसर्ग दिए हैं, 6 अर्थों में अव्ययभाव समास कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में दिया है, सिर्फ उसको ही पढ़ना है। बाकी जो अव्ययभाव समास है अपन कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं और भी पढ़ते रहेंगे। अभी अपने पाठ्यक्रम के अनुसार उन 6 अर्थों में यानी 6 उपसर्ग जो दिए हैं उन्हीं में अभी हमें पढ़ना है। बाकी अव्ययभाव समास जो है उसको हमें अभी नहीं पढ़ना है। तो अभी अपन आगे देखेंगे वो 6 अर्थ 6 उपसर्ग जो निश्चित किए गए वो कौन कौन से हैं और उनमें किस प्रकार से अव्ययभाव समास बनता है। ठीक है, अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि अव्ययभाव समास पूरा कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में नहीं है। 6 उपसर्ग निश्चित किए हैं, उन 6 उपसर्गों में यानी कि 6 अर्थों में ही अव्ययभाव समास अपने पाठ्यक्रम में है। अब देखना है कि वो 6 अर्थ कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम ये देखिएगा, उनके लिए देखिए 1 नंबर दिया आपने अधि उपसर्ग दिया है, अधि। दूसरा दिया है उप। तीसरा दिया है निर। चौथा दिया है अभाव और एक दिया है विप्सा। अभाव में उपसर्ग लिख रहे हैं अपन अभी, तो एक अधि उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, निर उपसर्ग है। इनके बाद एक प्रति उपसर्ग दिए हैं, एक अव्यय शब्द दिया है यथा और एक दिया है अनु। ये 6 उपसर्ग दिए हैं। ठीक है, अधि उपसर्ग, उप उपसर्ग, निर उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, यथा अव्यय और अनु उपसर्ग। ये 6 उपसर्ग अपने पाठ्यक्रम में निश्चित किए। अर्थों में देखें, अधि उपसर्ग विभक्ति अर्थ में प्रयुक्त होता है। विभक्ति अर्थ में आप देख सकते हैं इस प्रकार से। उप उपसर्ग है वो समीप अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो 16 अर्थ मैंने बताए थे उनमें से समीप अर्थ में उप उपसर्ग प्रयुक्त होता है। निर जो है वो अभाव अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रत्यय है वो विप्सा अर्थ में प्रयुक्त होता है। और यथा अनतिक्रम्य अर्थ में या पदार्थान्नतिवृत्ति अर्थ में प्रयुक्त होता है। अनतिक्रम्य अर्थ में इस प्रकार से अनु वैसे 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है। पश्चात अर्थ में भी होता है, योग्यता अर्थ में भी होता है, अनुपूर्व अर्थ में भी होता है। लेकिन अपने कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में इसको योग्यता अर्थ में अपने दिया है। योग्यता अर्थ में अनुपसर्ग। तो इस प्रकार से यह अव्ययभाव समास अपने कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में
सिर्फ इतना ही दिया। अर्थात हमें अभी अव्ययभाव समास को पूरा न पढ़ते हुए, बहुत लंबा वैसे तो, पूरा न पढ़ते हुए सिर्फ इन 6 उपसर्गों में 6 अर्थों में ही विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, अब अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम लेते हैं अधि उपसर्ग या विभक्ति अर्थ में अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास में सर्वप्रथम विभक्ति अर्थ में अव्ययभाव समास। जो उपसर्ग दिए थे उन्हीं उपसर्गों से पहचान होगी कि ये किस अर्थ में अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अब एक कोई भी उदाहरण जब हमारे सामने होगा तो हमें क्या पता चलेगा कि ये विभक्ति अर्थ में अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो इसके लिए जो उपसर्ग दिए हैं उन्हीं से पहचान होगी। पहचान अभी मैंने आपको बताए थे, इस अर्थ में अधि उपसर्ग प्रयुक्त होता है। किसी भी उदाहरण में पहले अधि उपसर्ग लगा हुआ यदि आता है तो आपके ध्यान में यह आ जाना चाहिए कि यह विभक्ति अर्थ में अव्ययभाव समास का उदाहरण है। जैसे उदाहरण लिखा मैंने, अधि हरि। देखिए अधि उपसर्ग लगा हुआ है, अब सीधा आपके ध्यान इसी पर आ जाना चाहिए, यह विभक्ति अर्थ में अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ठीक है, पहचान हो गई। अब अभी ये सामासिक शब्द दिया हुआ है, हमें इसका समास विग्रह करना है। तो विग्रह कैसे करें? इसके लिए विग्रह का नियम, विग्रह का नियम, ये जो 6 उपसर्ग है 6 अर्थों में जो अव्ययभाव समास है, इन सभी में विग्रह करने का नियम अलग अलग है और उपसर्ग अलग अलग है ही है। समस्त पद से नहीं, विग्रह से समस्त पद बनाने का नियम एक ही है, जो अभी आगे आपको बताऊंगा। तो विग्रह का नियम है इसमें, इस अर्थ में समास विग्रह करते समय उत्तर पद यानी मूल शब्द को सप्तमी विभक्ति एक वचन मैं लिखकर आगे इति शब्द लिखा जाता है। पहले जो उदाहरण आएगा हमारे सामने, जैसे ये उदाहरण है, इसके उपसर्ग या यहाँ पर लगने वाले अव्यय से हमें पहचान हो जाएगी इसकी। इस अधि से हमें पहचान हो गई कि ये विभक्ति अर्थ में अव्ययभाव समास का उदाहरण है। फिर हमें समास विग्रह करना है। तो विग्रह का नियम है, इस अर्थ में समास विग्रह करते समय उत्तर पद यानी मूल शब्द को सप्तमी विभक्ति एक वचन में लिख करके आगे इति शब्द लिख देते हैं। जैसे उदाहरण है अधि हरि, इसका उत्तर पद हरि है। अब हरि शब्द से हमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनाना है, हरऊ, और आगे लिखना है इति। इस प्रकार से समास विग्रह हो गया। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, जैसे अधि शिवम, अधि शिवम। अब इसका उत्तर पद है शिवम, इसका मूल शब्द है शिव। शिव शब्द से अपन सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनाएंगे, शिवे, और आगे लिखना है इति। ये इसका समास विग्रह हो गया। इस प्रकार से किसी भी उदाहरण का अपन समस्त पद से विग्रह कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये तो हमने अभी समस्त पद था हमारे सामने, हमने किया विग्रह।
अब विग्रह से समस्त पद कैसे बनाते हैं, इसके लिए देखिए थोड़ा सा और इसको मिटा देता हूं। यहां पर लिखेंगे अव्ययभाव समास में विग्रह से, समास विग्रह से समस्त पद बनाते समय, समस्त पद बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। इसमें देखिए एक तो आता है अकारांत या आकारांत, दूसरी स्थिति आती है इसमें ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत, इकारांत, एकारांत या ऐकारांत। तीसरी स्थिति आती है इसमें उकारांत, दीर्घ उकारांत, ओकारांत या औकारांत। तो इनमें देखिए एक और आता है जय प्रत्यारांत शब्द, उनको आगे बताएंगे अपन। मूलतः इन तीन का ध्यान रखना आपको। अकारांत या आकारांत होता है तो लास्ट में अम जोड़ते हैं। इसमें अम की जगह ह्रस्व ई रहता है और इसमें अम की जगह ह्रस्व ऊ रहता है। ठीक है, अब आगे देखिए एक उदाहरण का अपन विच्छेद करके देखें। जैसे अभी उदाहरण किया था हमने हरव इति, एक तो ये था, दूसरा एक था शिवे इति। ठीक है, तो इनको देखें। अब ये विग्रह दिया हुआ, हमें समस्त पद बनाना है। इस इति से तो हमें यह पता चलेगा कि इसके साथ उपसर्ग कौन सा आएगा। इसी इति किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, विभक्ति अर्थ में। विभक्ति अर्थ में उपसर्ग कौन सा लगता है, अधि। इससे तो ये पता चल जाएगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा आएगा, अधि आ गया। सर्वप्रथम ये लिखना है। अब देखिए यह जो पूर्व, इसका समस्त विग्रह का जो पूर्व पद है, इसका सर्वप्रथम हमें मूल शब्द निकालना है। अब यह विभक्ति युक्त है, सप्तमी विभक्ति में इसका मूल शब्द निकालना है। मूल शब्द निकाल लिया, मूल शब्द है इसका हरि। अब इसके अंत में देखना है स्वर कौन सा है, ए है, आ है, ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है, ए है या ऐ है, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ है या औ है, इनमें से कौन सा है। जैसे इसमें ह्रस्व ई है, अब यहाँ से ह्रस्व ई आ रहा है, ह्रस्व ई के लिए दूसरी स्थिति लागू हो रही। तो देखिए दूसरी स्थिति में अम की जगह ई, यानी कि इसके लास्ट में ह्रस्व ई रहेगा। ह्रस्व ई इसमें पहले से है, अर्थात यह शब्द ज्यों का ज्यों आ जाएगा। इसलिए हरव इति से इसके साथ लिख दिया गया ये हरि। तो हरव इति से अधि हरि कैसे बना, ध्यान में आया। अर्थात सामासिक जो शब्द है इससे समस्त पद कैसे बना, तो ये इस प्रकार से। इसी प्रकार जैसे इसमें इति से पता चल जाएगा कि इसमें उपसर्ग आएगा अधि, और फिर इसका मूल शब्द देखना है। जैसे शिवे का मूल शब्द है शिव। अब इसके अंत में देखिए स्वर कौन सा है, स्वर है इसके अंत में ए है, इसका मतलब इसमें पहली स्थिति लागू हो रही है। या अकारांत शब्द है, तो अब अकारांत है तो इसके लास्ट में जुड़ेगा अम। तो शिव शब्द के साथ अपन अम जोड़ेंगे,
यह बन जाएगा शिवम। तो अधेय उपसर्ग तो आ गया और इसके साथ में अब आ जाएगा शिवम। तो इस प्रकार से यह सामासिक शब्द से समस्त पद बना। तो अभी हमने विभक्ति अर्थ में अव्ययभाव समास पढ़ा, समास विग्रह कैसे करते हैं, समस्त पद कैसे बनाते हैं, इसमें आपने विस्तार से पढ़ा। और आगे जो उपसर्ग मैंने 6 अर्थों में आपको बताए थे अव्ययभाव समास, उनमें से एक अपना पूरा हो चुका है। आगे जो 5 बचे वो अपन आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।